नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर रणभूमि। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भोपाल में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का बयान सामने आया है। कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश में लगातार महिला अपराध बढ़ रहे हैं, आदिवासियों पर लगातार अत्याचार हो रहा है। धीरे धीरे खुलासे हो रहे हैं, अभी और भी खुलासे होंगे। सीएम झूठी घोषणाएं कर जनता को प्रलोभन दे रहे हैं, लेकिन जनता सब समझ गई है। ये चुनाव उम्मीदवारों और पार्टी का नहीं, मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। पीएम मोदी के विपक्ष को लेकर दिए बयान पर कमलनाथ ने कहा कि पीएम मोदी क्या काम कर रहे हैं, जनता को दिख रहा है। हम विरोध कर रहे हैं तो कोई कारण होगा। जो भी लोग काम कर रहे हैं जनता को दिख जाएंगे, जनता देखेगी इसका क्या लाभ है। अंत में फैसला तो जनता के हाथ में है। अगर हम विरोध कर रहे हैं कोई ना कोई कारण होगा, और उन्होंने क्या कहा मैं नहीं जानता, पर मुझे जो बात कहनी है मध्य प्रदेश के संदर्भ में कहनी है। आज मणिपुर की बात क्यों नहीं होती? मणिपुर में क्या हो रहा है आज? रोज आपके पास पूरी आर्मी, आपके पास पूरी सीआरपी, आपके पास पूरी सीआईएसएफ, आपकी गवर्नमेंट, आपकी गवर्नर, बचा क्या? मैंने 13-14 साल पहले हनुमान मंदिर बनाया, सबने देखा है। उनके पेट में क्यों दर्द होता है? मैं मंदिर जाता हूं, बीजेपी के पेट में दर्द होता है। मैं कोई प्रार्थना करता हूं, बीजेपी के पेट में दर्द होता है। क्या इन्होंने एजेंसी ली हुई है, ठेका लिया हुआ है धर्म का? ये बात आज है। हम बागेश्वर महाराज ने कहा कि मैं छिंदवाड़ा में कार्यक्रम करूंगा, मैंने कहा स्वागत है। उसमें मैं शामिल हुआ, 4 लाख लोग शामिल हुए। आपके भी कई साथी वहां पहुंचे थे, पूछिएगा उनसे क्या हुआ, क्या था उसमें, कौन सी राजनीति? बीजेपी इसको राजनीति बनाना चाहती है। देखिए, इनकी नीयत और नीति साफ है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, बड़े स्पष्ट लफ्जों में कह दिया, किसी को खुशामद करने की जरूरत है लोकसभा से सेक्रेटेरिएट पर। अगर लोकसभा का सेक्रेटेरिएट ऐसा बन गया है, मैंने तो लगभग 40 साल काटे हैं लोकसभा में, मैं संसदीय कार्य मंत्री रहा हूं, मेरा तो उनसे दिन पर हर दिन संपर्क रहता था। पर अगर लोकसभा सेक्रेटेरिएट का भी ऐसा है, उनको तो जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया उनको खुद करनी थी, कोई आवेदन लगाने की आवश्यकता है। नंबर 1 मध्य प्रदेश, शिवराज सिंह जी ले गए महिलाओं पर अत्याचार, आदिवासियों पर जुल्म, आदिवासियों पर अत्याचार, आदिवासियों पर अटैक। हमारी जो यात्रा निकली थी, मैंने उनसे बात सुनी कि जगह जगह उन्होंने क्या बात सुनी जो अखबारों में, मीडिया में नहीं आती है। ये आज सब चीजों का खुलासा हुआ है, और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि अगले 4 महीनों में बहुत सारी और चीजों का खुलासा होने वाला है। शिवराज सिंह जी दिखता प्रलोभन दे दें, दिखता नाटक कर लें, दिखता वो झूठी घोषणाएं कर लें, आम जनता समझ गई है कि 4 महीने पहले ही इनको ये सब सूझता है। तो ये चुनाव जनता ने तय किया है कि मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। ये किसी केवल उम्मीदवार या केवल पार्टी का नहीं है, मध्य प्रदेश के भविष्य का है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद ताहिर खान फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ताहिर, आज बीजेपी के लिए पीसीसी चीफ कमलनाथ का बड़ा सख्त रुख रहा। जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होना है। विधानसभा चुनाव से पहले जो कमलनाथ है वो पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं। लगातार वो बैठकें कर रहे हैं, बैठकें करने के बाद बीजेपी पर लगातार हमले बोल रहे हैं। अभी उनके द्वारा छिंदवाड़ा में एक कथा भी करवाई जा रही है। कहा जा सकता है कि जो हार्ड हिंदुत्व है उसकी राजनीति मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं समय देखने को मिल रही है। छिंदवाड़ा से भोपाल पहुंचे कमलनाथ ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में लगातार जो महिलाओं के अपराध हैं वो बढ़ रहे हैं और आदिवासियों पर भी अत्याचार हो रहा है, और जिसके खुलासे भी हो रहे हैं, और आने वाली जो समय है इसमें और भी खुलासे होने की उम्मीद उन्होंने जताई है। कमलनाथ ने यह भी कहा कि सीएम जो है वो झूठी घोषणा कर रहे हैं और जनता को प्रलोभन दे रहे हैं, और सीएम की जो झूठ बोलने की चक्की है वो चुनावी मौसम में बहुत तेज चल रही है। वो
हाथों में नारियल लेके चलते हैं और जहां पर भी कुछ दिखता है नारियल फोड़ने में कसर नहीं करते। लेकिन कमलनाथ ने ये भी कहा कि जनता सब समझ गई है, ये चुनाव उम्मीदवार और पार्टी का नहीं है, ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। उन्होंने साफ तौर पर बेरोजगारी का जिक्र करते हुए कहा है कि आज मध्य प्रदेश का हर युवा, पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार बैठा है और कहीं ना कहीं जो भारत की संस्कृति है उससे छेड़छाड़ की जा रही है। इस तरह की संस्कृति किसी भी विश्व में किसी भी देश में नहीं है, लेकिन जो भारत की संस्कृति जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता है, उस संस्कृति से भी छेड़छाड़ हो रही है। और आज का जो युवा है वो पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी बेरोजगार है। उन्होंने महिला अपराध, बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई पर जमकर भारतीय जनता पार्टी को खरी खोटी सुनाई है। जी संचिता। ताहिर, लेकिन इन तमाम बातों में ये भी देखने को मिल रहा है कि इस बार भी जो विधानसभा चुनाव का मुद्दा है वो हार्डकोर हिंदुत्व ही होगा, क्योंकि कमलनाथ इस बार फिर से इस मुद्दे पर बीजेपी पर आक्रामक होते नजर आए हैं। वो कह रहे हैं कि सिर्फ धर्म का ठेका क्या बीजेपी वालों ने ले रखा है, क्योंकि अगर मैं धर्म के नाम पर कुछ भी बोलता हूं तो बीजेपी के पेट में दर्द होता है। माना जाए एक बार फिर हिंदुत्व की ओर ये दोनों ही दल बढ़ेंगे। ये मैंने पहले ही संचिता आपसे कहा था शुरुआत में कि जो विधानसभा का चुनाव होना है वो हार्ड हिंदुत्व की राह पर ही होगा और वही क्रम इस समय देखने को मिल रहा है। लगातार जो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टी के जो नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, उनके द्वारा लगातार कथाओं का आयोजन करवाया जा रहा है। जो तमाम जो कथावाचक हैं उनको बुलवाया जा रहा है। पहले भव्य कलश यात्रा निकाली जाती है और उस कलश यात्रा के बाद कहीं ना कहीं जो है कि भगवत कथा होती है, जिसमें श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। श्रद्धालुओं को वहां से भी जो कथावाचक हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी के हित में वोट करने की भी अपील करते हुए कई बार नजर आए। उसके बाद आज कमलनाथ ने बीजेपी के तमाम आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मैं तो 12-13 साल पहले ही मंदिर बनवा चुका हूँ वहां पर हनुमान जी का। उसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं मंदिर जाता हूँ तो बीजेपी के पेट में दर्द होता है और बीजेपी ने धर्म की एजेंसी थोड़ी ले रखी है। हमें जो सही लगेगा हम वो करेंगे और हम हमेशा से ही धर्म को आगे लेके चले हैं। लेकिन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है उनको ही चुनावों के बीच धर्म की याद आती है, जबकि कांग्रेस लगातार जो धार्मिक आयोजन है वो करवाती रहती है। चलिए ताहिर, शुक्रिया जानकारी के लिए। और रुक करेंगे अगली खबर की ओर। पीसीसी चीफ दीपक बैस के बजरंगबली हमारे साथ हैं। बयान पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रभु राम और हनुमान जी को बांटना उनकी छोटी बुद्धि है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि प्रभु राम और हनुमान हम सभी के हैं। हनुमान जी और प्रभु राम के भक्त हैं। जो राम को बांटेगा उन्हें हनुमान जी का गदा खाना पड़ेगा। 2023 में हनुमान जी का गदा उनको पड़ेगा और कमल की सरकार बनेगी। ऐसा है, प्रभु राम और प्रभु हनुमान को बांटना ये उनकी छोटी बुद्धि है। प्रभु राम पूरे देश के हैं, जन जन के हैं, मन मन के हैं और प्रभु राम हनुमान तो प्रभु राम के भक्त हैं और जो हनुमान जी को बांटेगा उसको हनुमान जी का गदा खाना पड़ेगा और 2023 में हनुमान जी का गदा उनको पड़ेगा और कमल फूल की सरकार यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बने। एक तरफ जहां रेलवे का नए सिरे से शुभारंभ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया, तो दूसरी तरफ ट्रेनों की लेट लतीफी से लोग परेशान हैं। लोगों की परेशानियों को देखते हुए पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि रेलवे में विकास के काम चल रहे हैं। 2 लाइन को 3 लाइन कब बनाया जा रहा है, ये केवल थोड़े दिन की परेशानी है। आने वाले समय पर छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ को काफी हद तक ध्यान दिया है और यही वजह है कि 25,000 करोड़ रुपए में 2,000 करोड़ रुपए प्रदेश को दिए जा रहे हैं और निश्चित ही आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के रेलवे का विकास होगा। मुझे लगता है कि जो रेलवे में विकास के काम चल रहे हैं, 2 लाइन को 3 लाइन का बनाया जा रहा है, 4 लाइन का बनाया जा रहा है, रेलवे के ओवरब्रिज बनाए जा रहे हैं, अंडर ब्रिज बनाए जा रहे हैं, कोयले का परिवहन आबाद गति से बिजली मिले इसका के लिए काम किया जा रहा है। तो थोड़े दिन की परेशानी है और आने वाले समय पर छत्तीसगढ़ को जितना मोदी जी ने ध्यान दिया है कि 25,000 करोड़ में 2,000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ को दिया जा रहा है, 10% पैसा छत्तीसगढ़ को है, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के रेलवे का इतना विकास होगा कि आने वाले 6 महीनों के बाद छत्तीसगढ़ के लोगों को लगेगा कि मोदी जी ने अब सड़क यात्रा और हवाई यात्रा से भी ज़्यादा अच्छी सुविधाएं हमको रेलवे यात्रा के लिए दे दी है। ये लोगों को आभास होगा।
अंबिकापुर के राजीव भवन कांग्रेस कार्यालय में एनएसयूआई द्वारा बात है स्वाभिमान के हमार पहली मतदान के कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, एनएसयूआई के नेशनल सोशल मीडिया राष्ट्रीय अध्यक्ष आदित्य भगत सहित एनएसयूआई के कार्यकर्ता मौजूद रहे। बता दें कि प्रदेश में अक्टूबर तक 18 वर्ष पूरे करने वाले युवाओं को इस बार मतदान करने का अवसर मिलेगा, जिसको देखते हुए कांग्रेस के एनएसयूआई द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं युवा मतदाता को प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने मिठाई खिलाकर स्वागत किया और प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कार्यों को बताते हुए युवाओं को कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की। आज एनएसयूआई के द्वारा जिनका पहला मतदान होना है, उन युवाओं के लिए बात है स्वाभिमान के हमार पहली मतदान के कार्यक्रम रखा गया था। उसका आज लॉन्चिंग किया गया है। मैं उन सभी युवा कांग्रेस के साथियों को, एनएसयूआई के साथियों को जिनका पहला मतदान होने जा रहा है, उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। देखिए, संगठन ने जो जिम्मेदारी दी है इसको बहुत अच्छे से गांव-गांव तक, हर शहर तक, हर व्यक्ति तक लेकर के जाने का एक अच्छा रोड मैप बनाया गया है और किस तरीके से भी बीजेपी लोगों के बीच में फूट डालने का जो काम कर रही है उसको हम उजागर करने का एक कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों के अंदर में एक चेतना पैदा करने हैं कि किस तरीके से उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है वो खुद चुने, किसी एजेंडा के पीछे ना जाए। जिस तरीके से आज हम देख रहे हैं कि चारों तरफ सिर्फ लड़ाने का काम किया जा रहा है और राहुल गांधी जी एक मैसेज दे रहे हैं कि डरो मत और सिर्फ अच्छे काम करिए, लोगों को भड़काने का काम ना करिए, मोहब्बत से काम लीजिए। तो हम इसी मुद्दे पे आगे बढ़ रहे हैं और लोगों तक ये बात पहुंचा रहे हैं। आज बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के साथ ही प्रदेश नेतृत्व विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है। चुनावी तैयारियों को लेकर लगातार मध्य प्रदेश में केंद्रीय नेताओं के दौरे हो रहे हैं। उसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने निशाना साधा। दिग्विजय सिंह का आरोप है कि एक ओर तो पूरा देश जल रहा है और बीजेपी चुनाव की तैयारी कर रही है, वहीं राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत मामले को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि जो प्राइमरी कोर्ट से निर्णय होना था वो नहीं हो पाया, उसको सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी का काम नफरत फैलाना है। आज देश में महंगाई के साथ बेरोजगारी बढ़ रही है, इससे क्या हिंदू प्रभावित नहीं है? उन्होंने कहा कि नूह और मणिपुर में वही हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का साफ निर्देश है कि धार्मिक आयोजनों में हथियार लेकर नहीं चलना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील शांति बनाए रखने की और कहा कि कोई गलती होती है तो इसको लेकर पुलिस और प्रशासन पर भरोसा करिए। क्या इसमें हिंदू प्रभावित नहीं हो रहे हैं? बेरोजगारी बढ़ रही है, क्या उसमें हिंदू प्रभावित नहीं हो रहे हैं? कि केवल महंगाई मुसलमानों की बढ़ रही है इसलिए उनको चिंता की जरूरत नहीं है? तो ये ध्यान भटकाने के लिए इनके केवल एक ही है, हिंदू मुसलमान करना, हिंदू ईसाई करना। ये मणिपुर में भी वही हो रहा है, नूह में यही हो रहा है। और किसने शुरुआत की, किसने शुरुआत नहीं की, ये मैं नहीं जानता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव है कि धार्मिक आयोजनों में किसी का हो, चाहे हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो, हथियार लेकर उन्हें चलने की इजाजत नहीं देना। ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी की संभागीय बैठक हुई। 1 सैकड़ा पदाधिकारी, चुनाव प्रबंधन समिति, संयोजक और केंद्रीय मंत्रियों के बीच चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन किया गया, जिसमें समाज को साधने का अमृत निकल कर आया। बैठक में निर्णय हुआ कि ग्वालियर चंबल संभाग में यदि भाजपा को सीटें बढ़ानी है तो जातिगत, वर्ग और समाज के समीकरण को समझकर काम करना होगा। वहीं बीजेपी की संभागीय बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छिंदवाड़ा में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की कथा करवाने पर कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि जब चुनाव आता है तो सब लोग कथा कराने में लग जाते हैं, उनका असली रूप भारत की जनता जान चुकी है। वहीं ग्वालियर में हो रही भाजपा की संभागीय बैठक के बारे में केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को ताकत देने का काम करती है। हमारी एक ही सोच और विचारधारा है
कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के आशीर्वाद से प्रचंड बहुमत से दोबारा मध्य प्रदेश में स्थापित हुई। भारतीय जनता पार्टी में अब आप लोगों ने शायद अमित शाह जी का भाषण इंदौर में नहीं सुना, जो अमित शाह जी ने स्वयं कहा कि जिताने वाले, भारतीय जनता पार्टी को जिताने वाले बूथ के कार्यकर्ता होते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा बूथ का कार्यकर्ता ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। चुनाव आता है तो कथा कराने में सब लोग लग जाते हैं। इनका असली रूप आप भी और भारत की जनता भी जान चुकी है। चुनाव आता है तो कथा वाचन के लिए सभी को बुलाते हैं और चुनाव के पहले उन्हीं लोगों पर अनेक तरीके के प्रश्न का प्रहार करते हैं और चुनाव के बाद धर्म को पूरी तरह से भूल जाते हैं। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे ही पार्टियां सक्रिय होती जा रही हैं। सबलगढ़ विधानसभा के गुरुकृपा गार्डन में भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान पूरे विधानसभा से सभी मंडलों के कार्यकर्ता कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम में प्रदेश के अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य, प्रदेश महामंत्री रणवीर रावत, भाजपा नेता सौरभ सिकरवार भी मौजूद रहे। सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी। इस दौरान लाल सिंह आर्य ने कहा कि कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं और वो नींव का पत्थर हैं। इस दौरान कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। समस्त मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। इसी निमित्त आज सबलगढ़ विधानसभा का सम्मेलन था, जिसमें हमारे अनुसूचित जाति मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लाल सिंह आर्य जी और विजय दुबे जी ने कार्यकर्ताओं को चुनावी मोड़ में आने के लिए आज दिशा निर्देश, उनका ऊर्जावान हम लोगों को मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। सबलगढ़ के विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन की बूथ स्तर से आए हुए बड़ी संख्या ने यह तय कर दिया है कि आने वाले समय में सबलगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा। भ्रष्ट और घोटालेबाज, अलगाववादी और आतंकवादियों को संरक्षण देने वाली कांग्रेस परास्त होगी। समस्त शनिवार को सीहोर जिले के इछावर विधानसभा में विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल एवं विदिशा सांसद रमाकांत भार्गव शामिल हुए। उन्होंने विधानसभा के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी पार्टी विचार, विकास और विश्वास पर आधारित पार्टी है, जहां हर कार्यकर्ता इन्हीं तत्वों पर पार्टी की विचारधारा को बढ़ा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जब कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने के लिए सीहोर से इछावर की ओर जा रहे थे, तभी 2 बार के मंडी अध्यक्ष रह चुके शंकर लाल पटेल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका काकड़खेड़ा के पास जोरदार स्वागत किया। ये विजय अभियान की निरंतरता की शुरुआत है। इछावर ऐसा क्षेत्र है, वहाँ के संकल्पवान और समर्पित कार्यकर्ताओं ने सतत विजय दी है। इसलिए पहले तो उनका अभिनंदन, और आज उनके उत्साह ने फिर से इस बात की गारंटी दी है कि ये प्रचंड विजय की तरफ वो फिर से आगे जाएंगे और उनके उत्साह से बाकी जिला भी प्रभावित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मणिपुर हिंसा पर मैं इतना ही कहूँगा कि वो उसकी संवेदनशीलता को विपक्ष समझे। बेहद संवेदनशील लोग हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ प्रदेश है, उसमें राजनीतिक स्वार्थ ना खोजें, सब मिलकर शांति का प्रयास कर। विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक दल सक्रिय भूमिका में नजर आ रहे हैं। इसी के चलते पूर्व सांसद इंजीनियर सुरेंद्र सिंह ठाकुर नजीराबाद पहुंचे और क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एकजुटता की शपथ दिलाई। सुरेंद्र सिंह ठाकुर ने अपने उद्बोधन में कहा कि अगर आपको चुनाव जीतना है तो आपस के मतभेद भूलकर हमें कांग्रेस पार्टी को ऊपर रखना होगा। कार्यकर्ताओं के साथ जो आज बैठक हुई उसमें ये तय हुआ है कि हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जनता के हक में, क्षेत्र के हक में, बीजेपी ने 20 साल में नहीं किया, लोगों को वायदा करके वायदे पूरे नहीं किए, तो बेनकाब करेंगे लोगों के सामने और क्षेत्र की उन्नति के लिए, विकास के लिए, यहाँ के लोगों की भलाई के लिए, तरक्की के लिए हम सब मिलकर जनता के बीच में जाएंगे और यहाँ से विधानसभा क्षेत्र से
नरसिंहपुर में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 3 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के शिलान्यास कार्यक्रम की आधारशिला रखी गई। कार्यक्रम को वर्चुअल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संबोधित किया। इस तारतम्य में करेली रेलवे स्टेशन में राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी और स्थानीय सांसद राव उदय प्रताप सिंह की मौजूदगी में कार्यक्रम संपन्न हुआ। तो वहीं गोटेगांव श्रीधाम रेलवे स्टेशन पर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, विधायक जालम सिंह पटेल की मौजूदगी में कार्यक्रम हुआ। नरसिंहपुर जिले की 3 रेलवे स्टेशनों में श्रीधाम रेलवे स्टेशन का कायाकल्प 21 करोड़ रुपए, करेली रेलवे स्टेशन का 20 करोड़ रुपए और गाडरवारा रेलवे स्टेशन का 23 करोड़ रुपए की लागत से होगा। लोग लगातार रेल मंत्रालय और बोर्ड के साथ स्थानीय हमारे जनरल मैनेजर और दोनों डीआरएम के माध्यम से इस परियोजना को बनवाने में संकल्पित थे। बड़े स्टेशन तो बहुत आसानी से उनका अपग्रेडेशन हो जाता है, लेकिन करेली जैसे, बानापुरा जैसे स्टेशन को शामिल कराना एक चुनौती थी। टाइम फ्रेम लेकर और एक जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएं, क्योंकि सारे स्टेशन जो हैं वो अपने जगह के हिसाब से नहीं बल्कि मानक स्टैंडर्ड से जो रिक्वायर्ड है वो प्रोवाइड किया जाए। कल्पना के बाहर बिना डिमांड के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे करेली स्टेशन को अमृत स्टेशन के रूप में परिवर्तित करके यहाँ जनता की सभी सुख सुविधाओं के लिए 20 करोड़ की राशि स्वीकृत की है और आज उसका भूमि पूजन किया है। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जाना ना भूलें।